नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेतन अंकित एप्लीकेशन पर। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्लास में आएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। हम मिल रहे हैं पूरे 2 दिन बाद, सैटरडे और संडे का आपका ऑफ था और अब मंडे को हम मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, इस पार्ट को हमने पढ़ा था। इस पार्ट को पहले हमने पूरा अच्छे से समझा था। इसके बाद जो आपके यहाँ पर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर 10 नंबर में पूछे जाते हैं उनको हमने समझा था। और फिर आज हम इसी तरीके से तो हमने पिछला चैप्टर भी खत्म किया है और हमारा पैटर्न पढ़ने का यही है। अब हमारी इसमें लास्ट चीज रह रही थी, वो था साहित्यिक परिचय आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन इस चैप्टर को, इस अध्याय को लिखने वाले, उनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। तो आज की क्लास में हम उसी को समझेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट में बता दो भैया कैसे थे आप 2 दिन। ठीक है, 2 दिन आपने रिवीजन किया कि मस्ती करी, क्या कर रहे थे आप लोग? और साथ ही जो हमारे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए खुशखबरी कि तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। और मैंने सोचा है कि अब जैसे मेरे पास क्लासेस थोड़ी सी, सीटेट का पेपर अभी 7 जुलाई को हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे पास सीटेट से मैं फ्री हो जाऊंगी, तो मेरे पास स्लॉट खाली हो गया है। तो आप लोगों के लिए क्या करूंगी मैं, क्योंकि 3 बोर्ड हैं, अब 3 बोर्ड की मैं रोज क्लास लूंगी तो सीधे 3 क्लासेस बढ़ जाएंगी। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मंडे टू सैटरडे में 2-2 दिन बांट दूं, कि 2 दिन मैं चला रही हूँ बिहार बोर्ड की, 2 दिन चला रही हूँ राजस्थान बोर्ड की, और 2 दिन चला रही हूँ और कौन सा तीसरा बोर्ड के, बिहार बोर्ड है ना, बिहार, राजस्थान और एमपी, यही 3 बोर्ड तो हैं। इन तीनों ही बोर्ड्स के बच्चों के लिए 2-2 दिन बांट देंगे। ठीक है, तो अब तो आप लोगों की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की तो आपकी तैयारी हो ही रही है। हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, और इंग्लिश की तो सर आपको शुरू करा देंगे, वो आपको बता ही देंगे। हिंदी के लिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते में 2-2 दिन बांट दिए जाएं, कि 2 दिन राजस्थान, 2 दिन बिहार और 2 दिन आपका जो है एमपी बोर्ड। ठीक है, अब तो किसी की कोई शिकायत नहीं है, बताइए। बाकी यूपी बोर्ड तो आपका चल ही रहा है ना? श्याम, आरती, अवधेश, रौनक, ज्योति, रितेश, बिट्टू, अभिषेक, हर्ष, दक्ष, अतुल, अखिलेश, प्रमोद, विराट, निखिल, सोमवीर, प्रिंस। लेकिन एक दिक्कत आएगी टाइम स्लॉट की, है ना। टाइम स्लॉट की दिक्कत ये रहेगी कि शायद आपकी 9 बजे तक तो क्लासेस होती हैं, फिर इसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की मतलब साइंस की क्लासेस तो आप लेते ही होंगे, सिर्फ हिंदी इंग्लिश के अलावा मुझे कोई टाइम देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सुबह के टाइम पे स्कूल कितने बजे का रहता है आप लोगों का, या स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? सुबह के टाइम में लग सकती है क्या क्लासेस? बताइए एक बार। प्रदीप, विशाल, अभिषेक। एक बार एमपी बोर्ड वाले जो बच्चे देख रहे हैं, राजस्थान बोर्ड वाले जो बच्चे देख रहे हैं, और इसके अलावा कौन है, बिहार बोर्ड। हाँ, तीनों ही बोर्ड्स के बच्चे एक बार आज ग्रुप में अपना टाइम वगैरह बता देंगे कि किस टाइम पर जो है आप लोग स्कूल जाते हैं, कब आपके स्कूल की छुट्टी होती है, किस टाइम पर हम क्लास कर सकते हैं। तो मैं दिन आपके पूरे हफ्ते में 2-2 दिन आप लोगों के लिए बांट दूंगी, है ना, और इसमें सिलेबस में पूरा आपका खत्म करा दूंगी। वैसे तो सर ने मुझसे कहा था कि अक्टूबर नवंबर में कराना, पर आप लोगों की डिमांड्स इतनी आ रही है कि मुझे लग रहा है वो करा देना चाहिए। ठीक है, 7 और 8 का टाइम आ रहा है। ग्रुप में अच्छे से बता देना अपना बोर्ड और आपके स्कूल का जाने का समय और वापस लौटने का समय। ठीक है, आज जो अलग बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड का तो हमें पता है कि हाँ भाई इतने बजे जाते हैं, इतने बजे आते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के अलावा जो एमपी, राजस्थान और बिहार से जुड़े हैं, क्योंकि इन तीनों बोर्ड की क्लासेस में शुरू करूंगी, तो उसमें मुझे टाइम पता चल जाएगा, तो एक कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही मैंने ये भी एक और चीज करना कि हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जो राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड का सिलेबस मेरे पास आ चुका है, बिहार बोर्ड की किताबें भी आ चुकी हैं, रह गया राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड। तो राजस्थान और एमपी बोर्ड वाले एक बार अगर आपके पास सिलेबस है, या आपकी किताब की जो फोटो होती है ना जिससे आप पढ़ते हैं, उसके फ्रंट पेज की भी फोटो खींच के भेज देंगे, और उसका जो इंडेक्स होता है इसकी फोटो खींच के भी भेज देंगे, तो फिर उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और उनको बताएं कि मैं एमपी बोर्ड से हूँ और हिंदी का पाठ्यक्रम मैं भेजना चाहता हूँ, कहाँ पर भेजूँ, तो वो आपको बता देंगे और उससे उनको भेज करके वह मुझ तक पहुँचा देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर क्लासेस हम आपके लोगों की भी शुरू कर देंगे। बाकी तो चल ही रहा है, हिंदी में शिकायत थी, हिंदी की भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो तैयार है सभी प्यारे साथी? बताइए एक बार। मैम हेल्पलाइन नंबर क्या है?
हेल्पलाइन नंबर अभी कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर देंगे भैया, ठीक है, उनको आप नोट कर लेना। और उस पर जो आपके बिहार, एमपी और राजस्थान, ठीक है, ये तीनों ही बोर्ड के बच्चे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑन रहता है। इस दौरान कॉल करके बता देंगे मैं इस बोर्ड से हूँ, और हिंदी वाले मैम ने कहा था कि सिलेबस और वो भेजना है, तो बताओ कहाँ पर भेजूँ, उनको भेज देना। फिर मैं आपकी पूरी प्लानिंग करके आपकी क्लास बहुत जल्द ले आऊँगी। 7 तारीख को सीटेट खत्म, उसके बाद आप लोगों का सिलेबस और किताबें जैसे तक मुझ तक पहुँचती है आगे पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। वैसे मैंने देखा है राजस्थान की किताबें तो NCERT है, जो मतलब मैंने पढ़ी थी, है ना, वही है। तो मुझे लगा कि वो वही वाली किताबें जो मैंने पढ़ी थी। बाकी फिर भी एक बार आप लोग भेज देंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही है। ऑनलाइन वगैरह मैंने चेक किया था तो मुझे वही लगा, ठीक है, सुने सुने से लग रहे थे पार्ट कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है ऐसा वाला। चलिए, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं? पहला सवाल तो आप लोगों से ही पूछना बनता है ना कि आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं, बताइए एक बार। यूपी बोर्ड वाले बच्चे सोच रहे हैं आज तो मैम हमसे कुछ पूछ ही नहीं रही है ना, आज तो इन्हीं से बात करे जा रही है जब से आई है। तो एक बार सभी बता दो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में आप क्या जानते हो, और आप जो बताओगे उसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे। यूपी बोर्ड की किताबें कब तक आएंगी? यूपी बोर्ड की किताबें आएंगी आपके सितंबर में बोला गया था आपसे, तब आपकी किताबें उसके बाद, मतलब सितंबर में बोला गया है तो सितंबर में ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए, आवाज आज थोड़ी सही नहीं है क्योंकि कल मैराथन थी, बताया था ना मैंने आपको, संडे को मेरी 4-5 घंटे की मैराथन है सीटेट की, तो मैराथन की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, जब ज़्यादा बोलो तो गला खराब हो जाता है। क्या जानते हैं आप इनके बारे में? 1904, 1906 ये जानते हैं? पूरा बताइए सही से। साहित्यकार हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये साहित्यकार हैं, ठीक है। चलिए, एक ने बताया कि ये आपके क्या है, ये आपके साहित्यकार हैं, लिख दिया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ नहीं जानते? हाँ, कुछ तो ऐसे कामचोर हैं जो दिमाग को कष्ट ही नहीं देना चाहते, उन्हें लगता है दिमाग खर्च हो जाएगा, तो सीधे सीधे बोल देते हैं हम कुछ नहीं जानते, आप बताओ हमें जो जो बताना है, ठीक है। तो साहित्यकार है, और 1906 में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने गद्य की, इन्होंने रॉबर्ट नर्सिंग होम लिखा, वाह बहुत बढ़िया, इन्होंने रॉबर्ट नर्सिंग होम इस पाठ के रचयिता हैं। यह कैसी शैली में लिखा गया है? रिपोर्ताज शैली में, है ना, रिपोर्ताज शैली में लिखा हुआ है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध था, और ये क्या था आपका? रिपोर्ताज शैली थी, ठीक है, रिपोर्ट का साहित्यिक रूप। बर्थ हुआ है 1906 ईस्वी में। इसके अलावा एक ने जवाब दिया कि ये लेखक हैं। ये बड़ी नई बात बताई तुमने, डायलॉग है ना एक, मेरा मन कह रहा है ये बोलूं कि ये बड़ी नई बात बताई आपने। चलिए, अब हम खुद जो है इसके बारे में समझते हैं। अभी जो मैं आपको साहित्यिक परिचय करा रही हूँ ये वही है जो आपके NCERT में दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये क्या है जो आपके NCERT में जैसा साहित्यिक परिचय दे रखा है उसको हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। और जो आपके, मैं इसलिए आपको ये शिकायत हो सकती है कि मैम छोटा क्यों नहीं करा रहे, हम एग्जाम में क्या ये लिख के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके सारे लेखकों के साहित्यिक परिचय हम कर लेंगे तो उसके बाद ना मैं आपको सारे ही लेखकों का एक ही पैटर्न पर उनको याद करवाऊंगी। तो अभी आप पूरी तरीके से जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ इसको पढ़िए, दिमाग में एक बार सुन लीजिए, लेकिन पैटर्न हमारा सेम रहेगा। जैसे हम आपके वासुदेव शरण अग्रवाल का देख रहे थे, उसी पैटर्न पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का बनेगा। ऐसे ही जो आगे आपके साहित्य लेखक आएंगे उनका भी सेम पैटर्न पर बनेगा। तो इनको हम सबको याद करने की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से एक साथ देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैसा है आपके, जो आपके NCERT में, आपकी किताबों में जो है वही साहित्यिक परिचय है। जैसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी जो है, ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन एवं साहित्य हेतु तन मन धन से समर्पित अनेक साधनों में श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का विशिष्ट स्थान है। ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, और ये साहित्यकार से ज्यादा उस समय के प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है आपके साहित्य रचनाओं में अपना विशेष योगदान दिया।
तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन एवं साहित्य हेतु तन मन धन से समर्पित, जैसे राष्ट्र आपके जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, उनका जो केंद्रीय बिंदु था ना वो क्या था कि उनकी पुरातत्व में रुचि थी, उनको पुराने समय में जानने में रुचि थी, तो जो उनका पूरा जीवन है वो उसी के आसपास घूमता है। तो ऐसे ही कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संबंध राष्ट्र आपके जो है स्वतंत्रता आंदोलन से है, तो इनका पूरा जीवन आंदोलन के आसपास ही घूमता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो कहा स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन एवं साहित्य हेतु तन मन धन तीनों से समर्पित अनेक साधनों में कन्हैया लाल, अनेक साधकों में, साधन नहीं सॉरी साधकों में श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का विशिष्ट स्थान है। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में साधनारत रहकर ये विशेष प्रतिष्ठा दिलाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा। ठीक है, नवीन मानव मूल्यों की स्थापना करके आपने हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान बनाया है। आपने हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज आदि विधाएं, जैसे लघु कथा यानी छोटी छोटी कथाओं लिखने का प्रचलन, संस्मरण यानी किसी आपकी पुरानी घटना का स्मरण करके कोई रचना की जाए, रेखा चित्र रेखाओं के माध्यम से आपके चित्र उकेर देना, इस तरीके की रिपोर्टाज हमने अभी देखा ही। तो इन अलग अलग शैलियों में, इन अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपनी साहित्य रचना करी। कहा आप जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, पूरे जीवन पर्यंत क्या रहे, एक आदर्शवादी पत्रकार। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता श्री रामदत्त मिश्र, हाँ, सहारनपुर जिले से है ये, देवबंद ग्राम, इनके गांव का नाम है देवबंद और इनका जिला कौन सा है, सहारनपुर। क्लास में कौन कौन है सहारनपुर से, एक बार बताइए। देवबंद ग्राम, सहारनपुर जिला। ठीक है, तो आप में से है कोई सहारनपुर से? आपने को इन्होंने लिखे, हाँ, तो ये आपके, आपके की जगह आप इन्होंने लिख सकते हैं। ठीक है, कि इन्होंने आपके क्या करा है, इन्होंने साहित्य में एक विशेष योगदान दिया, अलग अलग विधाओं में इन्होंने लिखा, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको प्रतिष्ठा मिली, पत्रकारिता के क्षेत्र से ये जुड़े रहे। मैं हूँ केशव, बहुत बढ़िया। और कौन है इसके अलावा, बहुत मैं आ रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट्स इतनी स्पीड से चलते हैं कि आप लोगों के नाम नहीं पढ़े जाते। चलिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं सहारनपुर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये भी सहारनपुर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे वो रामदत्त मिश्र थे और ये पांडित्य कर्म करते थे, पांडित्य कर्म करते थे यानी आपके पूजा पाठ आदि का काम करते थे। आप शांत स्वभाव और संतोषी ब्राह्मण थे, शांत स्वभाव के थे, बहुत उद्दंड शैतान नहीं थे। परंतु आपकी माता का स्वभाव बड़ा ही कर्कश तथा उग्र था, कर्कश तथा उग्र था और इनके परिवार में शांति नहीं थी, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती थी और इनकी माता थोड़ी आपकी क्या थी, इनको मारती पीटती भी थी। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई और इन्होंने स्वाध्याय से ही खुद ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी इन भाषाओं का अध्ययन किया। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा सही से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी। इनके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता था, इनकी माँ थोड़ा स्वभाव से उग्र थी। ठीक है, आपके पिटाई वगैरह इनकी कर देती थी, तो इसीलिए आपके इनको इनकी स्वाध्याय, इनका जो पढ़ाई लिखाई है प्रारंभिक वो अच्छे से नहीं हो पाई। इन्होंने बाद में खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बने और इसी दौरान जब भी आपके खुर्जा के संस्कृत विश्वविद्यालय आपके विद्यालय में पढ़ रहे थे, उसी दौरान वहाँ स्कूल में राष्ट्रीय नेता उस समय के मौलाना आसफ अली आए थे भाषण देने और उनके भाषण से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने परीक्षा छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और वो दिन था, तब से यह लगातार आपके अपना संपूर्ण जीवन ही इन्होंने राष्ट्र सेवा में, देश की सेवा में ही समर्पित कर दिया और आप अनेक बार जेल भी गए। इस दौरान इनको अनेक बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। ठीक है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम लिखने वाले जो आपके रचयिता हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये सहारनपुर से संबंध रखते हैं, देवबंद नामक ग्राम से। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ है। सुचारू मतलब सही प्रकार से, है ना, लगातार, जैसे कभी गए स्कूल कभी नहीं गए, ये सुचारू नहीं है, ये क्रम टूट गया, लगातार नहीं पढ़ा, है ना, कभी स्कूल गए कभी नहीं गए, कभी घर के कामों में उलझ गए, है ना, कभी मार पीट करके घर में
बिठा दिया गया। तो इस तरीके से सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर ये आपके बाद में खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में गए भी, तो वहाँ ये आपके उस समय के जो आसफ अली नेता थे उनके भाषण से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, और तब से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये आजीवन अपना इन्होंने जो देश है, अपना जो जीवन है, वह देश के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, और इस दौरान इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि देश में स्थिति ही इस प्रकार की थी कि आपके स्वतंत्रता का समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग प्रयासरत थे। कहा कि आप निरंतर भारत के राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहे, भारतीय स्वतंत्रता का सपना लेकर आपने साहित्य जगत में पदार्पण किया, तभी आपकी रुचि पत्रकारिता में हो गई और आपने पत्रकारिता के क्षेत्र, मैंने कहा ना जैसे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल पुरातत्व विभाग में रुचि थी, तो इनकी पत्रकारिता में, तो इनकी रुचि कहाँ थी? पत्रकारिता में हो गई। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में महान मानवीय आदर्शों की कल्पना की है। इनका मतलब, यह जब लिखते थे तो इनका लिखने का मतलब ये नहीं था कि यह जो क्या है, यह प्रतिष्ठा के लिए लिख रहे हैं, पैसे के लिए लिख रहे हैं, नहीं। इनका लिखने का एक ही उद्देश्य था कि जब मैं लिखता हूँ तो यह भारत के कोने कोने तक पहुँचे और उन लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आए, उनके जीवन का स्तर बढ़े। ठीक है, कर्कश यानी कठोर, कर्कश यानी कठोर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके महान मानवीय आदर्शों की कल्पना की है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जीवन के अनेक संस्मरण लिखे हैं। अन्याय के विरुद्ध क्रोध एवं पीड़ित मानवता के प्रति सुहृदयता और करुणा आपकी समस्त रचनाओं में दिखाई पड़ती है। आपने नया जीवन तथा विकास नामक पत्रों में भी सफल संपादन किया है। इन पत्रों के माध्यम से तत्कालीन, तत्कालीन यानी उस समय की, तत्कालीन यानी उस समय की, ठीक है, ये जो आपके पत्रिकाएं थी, इनके माध्यम से इन्होंने राजनैतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याओं पर आपके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। तो आपकी जो पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो, जैसे अखबार आप पढ़ते हैं तो अखबार में एडिटोरियल्स आते हैं ना, लेख आते हैं, उन लेखों में क्या होता है, जो आपके प्रसिद्ध उस विषय से जो ज्ञान रखते हैं वह अपने लेखों के माध्यम से विचार रखते हैं। तो ऐसे ही यह भी एक पत्रकार थे और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से क्या सुधार किया जा सकता है, क्या समस्याएं समाज की है, उनको बिना डरे, निर्भीक यानी बिना डरे, क्योंकि समाज में अगर हम कुछ अखबार में लिख रहे हैं, किसी पर वीडियो बना रहे हैं, तो क्या होता है, हम पर एक दबाव रहता है कि कोई एक पक्ष हमारी आवाज को बंद करा देगा, चुप करा देगा, हमें डराएगा, धमकाएगा। तो लेकिन ऐसे में ये आपके बिना किसी से डरे जो समाज का सच था उसको अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से दिखाते थे। तो यह कैसे पत्रकार थे? आदर्श पत्रकार थे। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे पत्रकार क्या है, बिल्कुल आचार भ्रष्ट हैं, वो सही चीजें दिखाते ही नहीं, गलत चीजें दिखाते हैं, है ना, सिर्फ आपके, वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि भाई हमारी खबरें सुनी जाए, चटपटे मसालेदार खबरें दिखाते हैं, लेकिन जो समाज में सच कुछ दिखाना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता आए, उसको नहीं दिखाते। तो यह एक ऐसे पत्रकार थे जो सचमुच जो समाज की समस्याएं थी उनको अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते थे और उनके लिए क्या आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसे आशावादी विचार अपने वहां पर रखते थे। 9 मई 1995 ईस्वी में आपका असमय देहांत हो गया। तो 1906 से लेकर 1995 तक इनका समय रहा। ठीक है, कब रहा? 1906 से। याद नहीं करना भैया कि याद करने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, समझ नहीं आता मुझे। 12th तक के बच्चे आप क्यों याद करने की, ठीक है। आशावादी शब्द का क्या अर्थ है? आशावादी यानी आपके जिसके मन में आशा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक होते हैं निराशावादी लोग जो निराश रहते हैं हमेशा कि हमारा जीवन तो ऐसा ही रहेगा, है ना, हम पता नहीं जीवन में कुछ कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें तो डर लग रहा है, हमें तो परीक्षा से डर लग रहा है, पता नहीं हम बोर्ड में पास भी होंगे कि नहीं होंगे, है ना। हमारे पड़ोस में जो है, हमारी पड़ोस की आंटी कहती है तुम तो छोड़ दो पढ़ाई, तुम तो नहीं कर पाओगी। ये क्या है? निराशावादी। और आशावादी क्या होंगे कि हम कर लेंगे, हम अच्छा करेंगे, है ना, हम अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। यह कैसे विचार हैं कि जब आप भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आशान्वित रहते हैं ना, आपका सकारात्मक रवैया रहता है, तो वो आशावादी। और जहां आप भविष्य को लेकर के निराशा में घिरे होते हैं, नकारात्मक विचार आपके मन में होते हैं, तो वो निराशावादी। ठीक है, तो आशा यानी उम्मीद होना। तो कहा इसका परिचय इनसे मिलता है। 1995 में इनका देहांत भी हो गया। तो याद इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनते हुए जाइए कि आखिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे कौन। साहित्यिक परिचय जो एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करने के लिए चाहिए, उस सेम पैटर्न पर याद करेंगे हम। ठीक है, इसमें अभी कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इनके बारे में सुनते जाइए ताकि एग्जैक्ट ये है क्या वो आपको पता चलता रहे।
ठीक है, आगे लिखा प्रभाकर जी विचारों में उदार थे, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं। उदार यानी जिसका दिल बड़ा है, ये छोटे दिल वाले नहीं। तत्कालीन यानी उस समय का, तत् यानी वह, कालीन यानी समय, वह समय, उस समय में जो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याएं थी उस समय की थी ना, वो अभी की थोड़ी ही है। तात्कालीन यानी उस समय की जो समस्याएं थी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, उनको प्रकट करते थे, है ना, उन पर अपने विचार रखते थे। उग्र का मतलब होता है आपके जो जिसको गुस्सा जल्दी आता है वो उग्र, है ना। उग्र यानी जो अपने गुस्से का जिसके अंदर क्रोध ज्यादा होता है वो उग्र होता है। मारने पीटने की बात करने वाला, हमेशा हमेशा गुस्से में रहने वाला, अकड़ में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को उग्र कहते हैं। सुहृदयता क्या है? सुहृदयता यानी कि आपका अच्छा हृदय होना, है ना। सुहृदय यानी सहृदय या सुहृदय इसको कहते हैं, इसका हृदय अच्छा हो, स्वच्छ हो, ठीक है, जो समाज के बारे में सोचता हो। सुहृदय जिसको साहित्य में रस आता हो। सहृदय, एक सहृदय है, एक सुहृदय। सु जो है उपसर्ग है, हृदय के आगे सु उपसर्ग लगा है। ये जो उपसर्ग है ये अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पर सु उपसर्ग अच्छे, निर्मल, इस अर्थ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, निर्भीक यानी बिना डरे हुए। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की क्लास में तो मैं शब्दार्थ से बताते रह जाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये कैसे थे? उदार थे, उदार यानी बड़े दिल वाले। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय कैसे बना है? स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना। स्व यानी खुद, अध्याय यानी पढ़ना, अपने आप जो पढ़ाई की जाए उसको स्वाध्याय कहते हैं। आप खुद किताब लेके बैठे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो वह क्या है? स्वाध्याय। अभी आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, आप मेरी मदद से पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप अभी कक्षा में पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय नहीं हो रहा। लेकिन जब खुद किताब लेकर के पढ़ रहे होंगे तो वो स्वाध्याय कहलाएगा, खुद से। ठीक है, चलिए, तो यहां कहा प्रभाकर जी विचारों में उदार थे, राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी थे यानी कि राष्ट्र के प्रति जो समर्पित थे, है ना, जिनका जो भी काम करते थे राष्ट्र को ध्यान में रख करके करते थे, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। ठीक है, और मानवतावादी। मानवतावादी यानी मानवता को, एक होता है व्यक्ति जो आपके मतलब मानव की जो भावनाएं होती है उनको, उनकी कदर नहीं करता, वो मानवतावादी नहीं है। कोई व्यक्ति, जैसे मैं मानव हूं, है ना, तो मैं समझती हूँ कि एक मानव के क्या दुख हैं, क्या डर हैं, कब उसको खुशी होती है, एक मानव का जीवन कैसा होता है, क्या उसकी आवश्यकताएं होती है, तो है ना, ऐसे ही मैं अपने समान ही सभी को लेकर के चलूं, है ना, तो वह दृष्टिकोण कैसा होगा? मानवतावादी। और अगर मैं अमानवीय व्यवहार करूं, अमानवीय यानी मैंने आपको कुछ भी बोल दिया, आप रो रहे हो मेरे सामने, मैं आपको भगा रही हूँ, हटो ऐसे रोते, ज्यादा आंसू बहा रहे हो, है ना, ये मगरमच्छ की तरह आंसू मेरे सामने मत बहाओ, इस तरीके का जो अमानवीय व्यवहार कहलाएगा। कि कोई आ रहा है, कोई वृद्ध व्यक्ति मेरे सामने से आ रहा है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी गलती करी और मैंने उनके चाटा मार दिया, कैसा? अमानवीय व्यवहार, है ना, मैंने सामने वाले के भावनाओं को कदर नहीं करी, तो वो अमानवीय हो जाएगा। तो यानी मानवता यानी जो मानवता को महत्व देता है। ठीक है, तो प्रभाकर जी के विचारों में हमें उदारता, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं। अतः देश प्रेम तथा मानवीय निष्ठा के अनेक रूप आपकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। आपने हिंदी पत्रकारिता का मार्गदर्शन करते हुए निहित स्वार्थ त्याग कर, निहित स्वार्थ यानी अपना स्वार्थ त्याग करके समाज में उच्च आदर्शों का प्रतिपादन किया। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति, जो कि क्या होगा, जैसे हम अपने घर पे भी आदर्श मान लेते हैं, जैसे मेरे पिता मेरे आदर्श है ना, वो आदर्श क्यों है? क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो हर काम ना समय पे करते हैं। जैसे कई बार वो हमें देखा जॉब पे जा रहे हैं, है ना, और सुबह खाना नहीं बना होता ना, कई बार टाइम से खाना नहीं बना, और अगर उनको लेट हो रहा है तो वो क्या करेंगे? अगर उनको लगा कि अब भाई मेरे को खाना चाहिए था 8:20 में और वो 8:20 में खाना नहीं बन रहा, खाना बनने में लेट होगा, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे जो है इतने बजे 8:20 में घर से निकल जाना है, तो भले ही उनको भूखे पेट जाना पड़े, वो भूखे पेट चले जाएंगे, लेकिन उनको रहेगा कि मैं समय से पहुंचूं, जहां जा रहा हूं वहां समय से पहुंचूं। ऐसे ही हर काम को समय से करूं, सुबह समय से उठना है, ठीक है, फिर अपने जो भी उनके जीवन, जो भी उनकी दिनचर्या है उसको उन्होंने समय से पूरा करना है। तो ये क्या है कि हमने उनको देख करके कुछ आदतें अपने आप में ले आए, है ना। तो ऐसे ही ये जो थे, ये जो पत्रकार के रूप में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे, ये आदर्श पत्रकार थे, यानी इनको देख करके जो आगे पत्रकारिता वाले क्षेत्र में आते थे वह चाहते थे इनके जैसा बनना। ठीक है, वह किसके जैसा बनना चाहते थे? इनके जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि ये आप कोई भी काम पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने स्वार्थ से नहीं करते थे। ये किस लिए करते थे? यह करते थे कि आपके जो हमारे समाज में, हमारे देश में क्या और प्रगति उसको कैसे की जा सकती है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए ये काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपने हिंदी को महान विचार तथा नवीन शैली शिल्प से सुसज्जित किया है। आपने संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि रूप में साहित्य प्रदान किया है। जैसे इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है। प्रमुख कृतियों में जैसे इनके लघु कथाएं हैं, धरती के फूल, आकाश के तारे, है ना, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे इनके रेखा चित्र हैं, दीप चले शंख बजे इनके संस्मरण हैं, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घूंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये इनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ यानी अपने बारे में सोचना, ठीक है। स्वार्थ क्या होता है? व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है तो उसको स्वार्थ कहते हैं, ठीक। पदार्पण किया यानी उसकी शुरुआत करी, है ना, इस काम में उतरे। पदार्पण किया यानी इस काम की शुरुआत करी। जैसे मैंने आपके कॉलेज के तुरंत बाद पढ़ाने के क्षेत्र में पदार्पण किया, यानी आपके इस क्षेत्र में उतर गई, पढ़ाने के क्षेत्र में उतर गई। 3 साल लगभग मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तो ये क्या है? पदार्पण करना, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों की हिंदी बहुत कमजोर है ना। हिंदी के जैसे थोड़ा सा कोई मुश्किल शब्द आता है आप लोग अटक जाते हैं। ऐसा क्यों? हिंदी की रचनाएं आप पढ़ते नहीं है क्या? अखबार पढ़ते हैं हिंदी का अगर नहीं पढ़ते हैं तो अगर आपको जिस भी भाषा पर पकड़ बनानी हो, उस भाषा की जो किताबें हैं, है ना, या उसका अखबार है, उसको पढ़ना शुरू करिए, ताकि उस भाषा के जो नए नए शब्द हैं, मुश्किल शब्द हैं, उसको आप जानें, समझें, लिखें। ताकि हिंदी आपकी अपनी भाषा है और इसमें आने वाले शब्दों को ही आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भाषा में अद्भुत प्रवाह विद्यमान है, ठीक है। प्रवाहमय है इनकी भाषा। इनकी भाषा पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता, जैसे अभी हमने इनका पाठ पढ़ा था, कौन सा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, उस पाठ को पढ़ने में मजा आ रहा था, कहीं पर भी हम अटक नहीं रहे थे। एक भावनात्मक प्रवाह लगातार शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ था, जो हमें बांधे रख रहा था। तो ऐसे ही इनकी भाषा में एक प्रवाहिता है। तो आपके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार है, वार्तालाप में विदग्धता है तथा परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। विदग्धता है यानी भावपूर्ण है ना, ऐसा लगता है जैसे कि दिल को छू गए हूं, ऐसे भावपूर्ण इनकी बातचीत है। डायलॉग्स जो है ऐसा लगता है जैसे दिल में जाके चुभ गए हूं, है ना, भावपूर्ण है। परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है, जैसे कोई नाटक चल रहा हो, कि उन्होंने, जैसे मदर टेरेसा का वर्णन करते हैं कि एक स्त्री अचानक से कमरे में प्रवेश करी, सारे वातावरण को इसने क्या कर दिया, आपके हल्का कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? नाटकीय वर्णन इन्होंने किया। वार्तालाप होती है बातचीत। आगे लिखा, आपके वाक्य विन्यास में विविधता है, पात्र और परिस्थिति के साथ साथ आपका विन्यास परिवर्तित होता जाता है। आपने भाषा के सहज एवं स्वाभाविक रूप को ग्रहण किया। इनकी भाषा में कहीं पर भी बनावट देखने को नहीं मिलती, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे सामने बैठ करके हमें कोई कहानी सुना रहा हो। तो इस तरीके से इनकी भाषा में स्वाभाविकता है, कहीं कोई बनावट नहीं है। इस प्रवाह में आपकी भाषा में यत्र तत्र कभी कभी अंग्रेजी और उर्दू के कुछ बोलचाल के शब्द भी यह प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करेंगे, कुछ शब्द इनके उर्दू के, कुछ आपके इंग्लिश के, उन शब्दों का भी यह प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिखा, शब्दों की चमत्कार पूर्ण प्रस्तुति, भावानुकूल वाक्य विन्यास तथा विदग्धता पूर्ण उक्तियां आपकी भाषा को अत्यंत आकर्षक बनाती हैं। आपने शब्दों की लाक्षणिक शक्ति का प्रचुर प्रयोग किया है। अब ये शब्दों की शक्ति क्या होती है, ठीक है, लाक्षणिक शक्ति बोली है इसमें। जैसे कोई भी शब्द है ना, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। एक होती है अभिधेय, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति, एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति। वीडियो नहीं चल रहा है, सही चल रहा है। देखिए 3 तरीके की शब्द शक्तियां होती है, ठीक है। शब्द के पास भी शक्ति होती है कि वो कैसे आप तक पहुंच रहा है। ये 3 तरीके की होती है। एक होती है आपकी अभिधा। अभिधा जैसे मैं जो बोल रही हूँ उसका सामान्य अर्थ आप तक पहुंचना। जैसे मैं बोल रही हूँ यह कलम है, मैंने बोला यह कलम है, तो आपने भी समझ लिया कि हाँ ये कलम है, बात खत्म। तो यह क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की अभिधा नामक शब्द शक्ति जो होती है यह सामान्य अर्थ बताती है। दूसरा होता है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति, जिसकी बात ये करी है कि इनके शब्दों में क्या होती है, कहा इनके शब्दों में लाक्षणिक शक्ति होती है। लाक्षणिक शक्ति होती, जैसे मैं बोलूं कि तुम तो बिल्कुल गधे हो, है ना, जिसने एक है व्यक्ति जिसने गधे को देख रखा है, और मैं बोलूं मैं आपको देख करके बोलूं कि तुम तो बिल्कुल गधे हो, और आप अपने आप को देखें कि यार मैं गधा कहाँ, मैं तो इंसान हूं, है ना। तो यह क्या है आपके, यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर जो शब्द है उसको पूरे के पूरे इस तरीके से नहीं लेना कि गधा है बोला है तो आप गधे हो। यहाँ पर लक्षण घटाया गया है गधे का,
कि जैसे गधा मूर्ख होता है ऐसे तुम मूर्ख हो। तो यह कैसी शब्द शक्ति है? ये लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जब जो मैंने बोला वो आपने सामान्य समझ लिया, तो वह अभिधा शब्द शक्ति होती है, जहां पर हम जो बोल रहे होते हैं उसका लाक्षणिक अर्थ लेना होता है। जैसे तुम बिल्कुल शेर हो, है ना, बिल्कुल चीता ही कह देवे, ऐसा बोलते हैं, रोहित सर बोलते हैं। तो उसमें चीता कह दे का मतलब क्या है कि जैसे चीता बहादुर है ना, बिल्कुल तेज है, अपने निशाने पर, जो अपने शिकार पर नजर रखता है, तो उसका लक्षण घटाना होता है। तो ये कैसी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। और तीसरी होती है अभिव्यंजना शब्द शक्ति। अभिव्यंजना शब्द शक्ति होती है कि जैसे मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैं कुछ बोल रही हूं, उसका अर्थ सब सुनने वाले ना अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि 5 बज गए, ठीक है, मैंने बोला 5 बज गए। अब 5 बज गए बोलते ही जो बैठने वाले हैं यहाँ पर, वो सब अपने अपना अर्थ ले ले। 5 बज गए, कोई सोचेगा किसी की क्लास का समय हो रहा होगा तो वो सोचेगा अच्छा 5 बजे मेरी ये वाली क्लास है, ठीक है। दूसरा कोई व्यक्ति है जिसको 5 बजे क्या होना है, जिसकी छुट्टी हो जानी है, तो वो 5 बजे का मतलब समझेगा कि अब मेरी छुट्टी हो गई, ठीक है। किसी को क्या करना है, किसी को 5 बजे सोना है, तो उसको लगेगा अच्छा 5 बज गए, यानी अब मेरा सोने का समय हो गया, वो जाके सो जाएगा। तो यानी बोल एक बात जाएगी, लेकिन सब उसको अपने अपने हिसाब से अर्थ ले लेंगे, तो वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो शब्दों की अलग अलग शक्तियां हैं, तो इनकी जो शब्द शक्ति जिसका ये प्रयोग करते हैं वो लाक्षणिक है। जैसे मैंने कहा तुम तो बिल्कुल गधे हो, तो गधा बोलने का मतलब गधा अपने आप को गधे की तरह नहीं लेना, वहां पर ले, जैसे गधा कैसा होता है, बिल्कुल मूर्ख सीधा साधा बेचारा सा, वैसे हो तुम, बेचारे से हो, है ना। तुम्हें तो कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, और तुम्हें बोल रही मैं तुम शेर हो, तो यानी शेर नहीं हो तुम बहादुर हो, है ना। कि मतलब जैसे शेर आपके बहादुर होता है, वीर होता है, ऐसे ही उसके बहादुर और वीर होने के गुण तुम में है। तो इस प्रकार लाक्षणिक शब्द शक्ति का इन्होंने खूब प्रयोग किया है। आप साधारण शब्दों को भी एक नया अर्थ, नई भंगिमा अधिकार पूर्वक प्रदान करते हैं। आगे लिखा, फिर है मिश्र जी की भाषा में मुहावरों एवं उक्तियों का सहज प्रयोग है। मुहावरे भी बीच बीच में प्रयोग करके अपनी भाषा को और रोचक बनाते हैं। आलंकारिक भाषा से इनकी रचनाएं कविता का जैसा सौंदर्य प्राप्त, जैसे कविता में सौंदर्य होता है, ऐसे ही इनकी रचनाओं में भी आपको सौंदर्य मिलेगा, क्योंकि अलंकारों का यह प्रयोग करते हैं। इनके वाक्य छोटे छोटे एवं सुसंगठित हैं, बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात को खत्म करते हैं। आगे लिखा, जिनमें सूक्ति, समसंक्षिप्तता, अर्थ गांभीर्य है। सूक्ति जैसे कि आपकी सुउक्ति, संस्कृत की कोई कोटेशन बीच में डाल दी तो वो सूक्ति कहलाती है ना। संक्षिप्तता यानी बहुत बड़े बड़े ना करके छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना। अर्थ गांभीर्य यानी अर्थ की जिसमें गंभीरता हो, इस तरीके से। तो आपकी भाषा में व्यंग्यात्मकता है, सरलता है, मार्मिकता है, थोड़ा चुटीलापन है और भावाभिव्यक्ति है। ये इनकी भाषा का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। प्रभाकर जी की शैली जो है उसमें भी हमें विविधता के दर्शन होते हैं। इनकी गद्य शैली में भावों एवं विचारों के साथ विषय का सुंदर विवेचन किया गया है। इनके निबंधों में शैली के विविध रूप देखने को मिलते हैं। अब शैली क्या होती है? लिखने का स्टाइल, ठीक है। आपके भंगिमा क्या है? भंगिमा होती है आपकी पोस्चर, ठीक है। आपकी भंगिमा क्या होती है? पोस्चरर। जैसे कोई ऐसे खड़ा है तो उसकी भंगिमा है कि वो ऐसे पोस्चर बना के खड़ा है ना। कोई आपके ऐसे खड़ा है, कोई आपके ऐसे खड़ा है, तो यह क्या है? ये आपकी भंगिमा है, पोस्चर कैसा बना के वो खड़ा है, ठीक। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं शैली। शैली क्या होती है? लिखने का स्टाइल। अभी किसी का लिखने का स्टाइल ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो कि आपको ऐसा लगे कि बस अब तो मैं रो ही पढ़ूंगा, यानी पढ़ करके हमें कभी खुशी हो रही है, कभी हम हंस रहे हैं, कभी हमें आंखों में आंसू आ गए हैं, कभी हमें पढ़ के डर लग रहा है। तो यह कैसी शैली है? भावना प्रधान शैली, भावात्मक शैली, जहां पर भावनाएं प्रधान में है। तो ये आपके अलग अलग लेखकों की अलग अलग रचनाओं में अलग अलग तरीके की शैली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी इन्होंने जिन शैलियों का प्रयोग किया है उसमें भावनात्मक शैली है। उसके बाद आपका वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली होती है वर्णन करने की शैली। जैसे किसी चीज का वर्णन है, जैसे मैं सुबह का वर्णन कर रही हूँ, मैंने एक पाठ लिखा और उस पाठ में मैंने, जैसे आपने 11th में क्या पढ़ा होगा, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो महाकवि माघ के प्रभात वर्णन वाले चैप्टर में आपने क्या देखा कि रात डूबती है, सुबह होता है, तो सूरज और चंद्रमा में कैसे आपके जो है एक दुश्मन है, शत्रुता वाला भाव आ रहा है ना। अंधकार धीरे धीरे सिमट रहा है और प्रकाश धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है। उससे प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का वर्णन किया जाए
तो वो शैली वर्णनात्मक शैली कहलाती है। भावात्मक शैली जहाँ पर भावनाएं प्रधान में हैं, पढ़ने के दौरान अलग अलग तरीके की भावनाएं उमड़ रही हैं, तो वो भावनात्मक शैली। जहाँ पर हम किसी चीज का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं उसको वर्णनात्मक शैली। और फिर है विचारात्मक शैली, जहाँ पर गंभीर विचार यानी हम गंभीर रूप से आत्मचिंतन करता हुआ लेखक कुछ लिख रहा है। जैसे राष्ट्र का स्वरूप था तो वो चिंतन वाली शैली थी कि समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। समाज को आगे बढ़ने के लिए भूमि, जन और पृथ्वी, भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों का एक अच्छा समन्वय, तालमेल बिठाना इन तीनों में जरूरी है। तो यह जो शैली थी वो विचारात्मक शैली थी। लेखक के जो विचार थे उस तरीके से इन्होंने अपने पूरे पाठ को लिखा हुआ था। ऐसे ही कुछ शैली होती है अलंकारिक, जिसमें अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया। जैसे मैंने कहा अलंकारों का खूब प्रयोग किया, यानी आपके सुबह के बगीचे का, सुबह सुबह बगीचे की कैसी स्थिति होती है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक फूल क्या है आपके धीरे धीरे खिल रहा है, वो मानो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ रही है, तो उसके प्रकाश को देख करके जैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, अलंकारिक वर्णन कर रही हूँ, तुलना कर रही हूँ कि मानो उसके प्रकाश को देख करके फूल मुस्कुरा रहा हो, इसलिए सुबह क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह फूल खिले हुए दिख रहे हैं। तो जहां पर किसी चीज का अलंकारिक वर्णन तुलना करके दिखा रहे हैं हम, है ना, तुलना करने के अलावा हम भावनात्मक रूप में उसको सजा रहे हैं। अलंकार क्या करते हैं, उस काव्य को सजा देते। तो इस तरीके का अलंकारों का अलंकार पूर्ण वर्णन होगा तो वह अलंकारिक शैली होगी। नाटकीय शैली जहां पर नाटक की तरह, जैसे मैं किसी चीज का वर्णन कर रही हूँ, नाटकीय शैली क्या होगी, जैसे मैं बोलूं कि जैसे अभी कमरे में उसने आपके क्या करा, प्रवेश किया, और कमरे में प्रवेश करते ही वह तुरंत मेरी तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा कि चाय लोगे। तो यह क्या है कि मैं पूरी कहाँ पर मैं बैठी हूँ, है ना, कहाँ पर किसने कमरे में प्रवेश किया, उसने क्या बोला, फिर उसने किस तरफ देखा, फिर उस वक्त कमरे की स्थिति में घड़ी थी, घड़ी में कितना समय हो रहा था, ये पूरा वर्णन कर रही हूँ मैं। तो यह एक नाटकीय शैली। अगर लेखक लिखते वक्त जहाँ पर वो बैठा है ना, जिस स्थान का, इस तरीके का वर्णन करता है कि आपको पूरे दिमाग में ऐसा एक नाटक जैसे फिल्म होती है चलने लग जाती है, तो वो जो शैली होती है वो नाटकीय शैली होती है। तो इस प्रकार जो लेखक होते हैं वह अलग अलग शैलियों का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपनी रचनाओं को करते हैं, ठीक है, अपनी रचनाएं लिखते हैं। आप लोगों की पढ़ाई देखकर कोचिंग जाना छोड़ दिया हूं, मंगेश। चलिए बहुत बढ़िया, इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए क्या होगी कि हम जो है, अगर मैं सच बताऊं तो मैं खुद चाहती हूँ इस समय कि मैं 12th में आ जाऊं, है ना। मुझे आप लोगों को देख करके इतना मज़ा आता है कि हम लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन के लिए भागा करते थे, 3 घंटे ट्यूशन के लिए भाग दौड़ मचा करके, 9 बजे स्कूल जाना होता था, बहुत दूर ट्यूशन था, ट्यूशन से आओ फटाफट जो है दौड़ भाग में नहा धो करके स्कूल जाओ, और स्कूल से आ करके फिर स्कूल का इतना सारा होमवर्क करो, घर का भी काम करो, है ना। ऐसे कर रात को बिस्तर पे जाते ही मतलब 9-10 बजे तक तो ऐसे आंखें बंद होती थी कि जैसे बस मर गए हैं ना, वैसी वाली हालत हो जाती थी। तो पता है मुझे कि कितना स्ट्रगल होता है जब घर से बाहर निकल के पढ़ना होता है। और आप लोगों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी अभी 12th में होती, बढ़िया, कहीं जाने की टेंशन नहीं, फ़ोन लेके बैठे रहो, सारी मेहनत टीचर को करनी है, हमें सिर्फ सुनना है, मजे लेने, है ना, वो वाली स्थिति। तो बहुत अच्छा समय है कि आप लोग घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए चीज़ों को। अभी हिंदी को थोड़ा सा आपको कहानी की तरह समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक एक बार सारी चीज़ों को सुन लेना है, जो मुश्किल लगती है उसको पूछ लेना है, कहानी की तरह सुन करके। अभी याद नहीं करना, कुछ भी याद करने कोई नहीं बैठेगा। याद करने के लिए जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको जब पूरा पार्ट एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ऐसे याद करना है, शॉर्ट नोट्स के तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको उस तरीके से याद करके फिर एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। कोचिंग नहीं जाती हूँ और स्कूल जाती हूँ केवल, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, कोचिंग जाने पर ऐसा होता है कि भाई हर महीने कोचिंग की फीस भी देनी होती है ना, आने जाने में समय भी लगता है, और थोड़ा सा अगर किसी दिन ट्यूशन की छुट्टी हो जाए तो फिर वो छूट जाता है, तो आगे का समझ में भी नहीं आता। तो ये थोड़े से आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो पूरी RW टीम तो आपके साथ खड़ी है आपको पढ़ाने के लिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट ग्रुप में आजकल मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, आप लोगों के मैसेजेस इतने सारे होते हैं, तो रिप्लाई करने के लिए भी ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो अभी मैंने वैसे 1-2 लोगों को बोल दिया है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो मुझ तक पहुंचा दें। तो हो सकता है अगर मैं ग्रुप नहीं भी खोल रही हूँ तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स मुझ तक पहुंच जाती है, जिसको फिर मैं आपकी क्लास में सॉल्व कर लेती हूँ,
ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे अगर मैं ग्रुप में एक्टिव ना दिखूं तो। आप लोग अगर हमारी टीम को भी बताएंगे तो वो लोग मुझ तक पहुंचा देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। बाकी अब मेरे जैसे सीटेट खत्म होएगा, क्योंकि सीटेट का थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है, तो मैं आप लोगों को समय कम दे पा रही थी। अब सीटेट 7 जुलाई को निपट जाएगा तो मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल रह पाऊंगी, ग्रुप में भी एक्टिव रहूंगी, और आप लोगों को और बेहतर तरीके से टाइम दे करके और क्या किया जा सकता है एक्स्ट्रा, उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, पाणिनि कालीन पूछ रहा था अभी कोई, पाणिनि कालीन यानी पाणिनि के समय में। ठीक है, जैसे मेरे को लिखना है कि पाणिनि कालीन भारत की स्त्रियां, पाणिनि के समय में भारत की स्त्रियां कैसी थी, पाणिनि कालीन। मैं बोलूं कि आपके नेहरू कालीन भारत, नेहरू के समय में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब भारत की स्थिति क्या थी, तो नेहरू कालीन भारत। और जब आपके मोदी जी हैं तो मोदी कालीन भारत, मोदी के समय में भारत कैसा है, तो ये क्या है, दो अलग अलग, कालीन मतलब समय, उसके समय में कैसा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद पद्य खंड शुरू कर दें। गद्य खंड के 2 चैप्टर हो गए ना यहाँ पर, एक राष्ट्र का स्वरूप हो गया, राष्ट्र का स्वरूप हमने देख लिया है, और राष्ट्र के स्वरूप के बाद ये रॉबर्ट नर्सिंग होम भी हो गया, तो यानी 2 चैप्टर हो गए। संस्कृत में कितने चैप्टर हो गए एक बार बताइए, रॉबर्ट नर्सिंग होम भी हो गया, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये भी हो गया। एक बार बताइए संस्कृत में कितने चैप्टर हो गए, संस्कृत में शायद एक हुआ था भोजस्य औदार्यम, है ना, यही था, एक था आपका भोजस्य औदार्यम, और एक क्या था, संस्कृत भाषा या महत्वम, यही था ना। और इसके अलावा कुछ कराया था क्या, संस्कृत भाषा या महत्वम, इसके अलावा कुछ, संस्कृत के कितने चैप्टर हो गए, 3। तीसरा चैप्टर कौन सा था, तीसरा चैप्टर कौन सा था, भोजस्य औदार्यम, संस्कृत भाषा या महत्वम, और तीसरे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और किसी को याद है। तो अब हम पद्य खंड की हमने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, तो पद्य खंड की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम कल से पद्य खंड की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, पद्य खंड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब कुछ तो हमने गद्य खंड पढ़ ही लिया, और आपका गद्य खंड के अलावा आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, हाँ, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, ये चैप्टर भी कर लिया था। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, जो अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। हाँ, 3 चैप्टर हमने कर लिए इधर, और इधर कर लिए 2 चैप्टर, और कल से हम शुरू कर देंगे आपका पद्य खंड, और पद्य खंड के भी ऐसे ही 2-3 चैप्टर करने के बाद फिर हम वापस ऐसे बदल बदल के करेंगे, ताकि बोरियत ना हो पढ़ने में, है ना, बोरियत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, लगातार चेंज करके कोशिश करते हैं आपका पाठ्यक्रम निपट जाए। कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर तक मैं आपका सिलेबस पाठ्यक्रम आराम से खत्म करवा दूंगी। सितंबर तक इसको निपटा करके उसके बाद अक्टूबर के महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कि बोर्ड में कॉपियां लिखनी कैसे हैं। तब तक एक एक बार स्टोरी की तरह सब चीज़ों को सुन लीजिए। ठीक है, सिर्फ क्लास में आकर के चीज़ों को सुन लेना है। ठीक, द्विवेदी युग जो है आपके, द्विवेदी युग पूछ रहे, कौन सा युग पूछ रहे हैं, हाँ, मैत्रेयी और कात्यायनी थे इसमें। अब मिलते हैं कल 4 बजे के समय में। ठीक है, पद्य खंड शुरुआत कर देंगे, फिर बढ़ेंगे आपके आगे पद्य के उद्भव एवं विकास को भी फिर उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।